हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट का चैप्टर नंबर 3 करने वाले हैं। इसके जो दो रिमेनिंग चैप्टर्स हैं, जो थियरी चैप्टर्स हैं, उसके वीडियो पहले ही मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दिया है। तो आप मेरे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो, या उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से भी चेक कर सकते हो। तो ये जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3, टूल्स फॉर फाइनेंशियल एनालिसिस, एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर है। इसमें से हर एक टेम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक ना एक 7 मार्क्स के क्वेश्चन देखने मिलता है, थियरी में एक क्वेश्चन देखने को मिलता है। मीन्स ओवरऑल अगर बात करें तो ये चैप्टर 10 मार्क्स का वेटेज रखता है। तो इस चैप्टर में पढ़ना क्या है, तो इस चैप्टर में हमें पढ़ना है कंपेरेटिव कॉमन साइज, जो कि आपके क्वेश्चन पूछ जाएंगे, इसमें से ही पूछ जाएंगे ट्रेंड। तो इधर आपको कंपेरेटिव पूछ जाएंगे तो कॉमन साइज। ट्रेंड रेयरली पूछता है, अभी तक फिलहाल पूछा नहीं है, पूछ सकता है, बट अभी फ़िलहाल क्या दो चीज़ें ही पूछी गई हैं, कौन कौन सा कॉमन साइज एंड कंपेरेटिव। ठीक है। नेक्स्ट है आपका फाइनेंशियल एनालिसिस रेशियो। फाइनेंशियल रेशियो भी आपका पूछा ही जाता है। तो मतलब ये जो दो आपके हैं, ये हमेशा आपके पूछे ही जाते हैं, राइट। फिर आता है आपका फंड फ्लो या कैश फ्लो, इसमें से एक क्वेश्चन आता है। तो अगर हम ओवरऑल बात करें इस पेपर की, तो ओवरऑल आपको कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं? 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 7 अराउंड 14 मार्क्स के ये चैप्टर्स आपका वेटेज रखता है एग्जाम में, जो कि एक वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। 14 मार्क्स का वेटेज ये आपका रखता है। ठीक है। नेक्स्ट एक अगर बात करें तो हम चलते हैं इसमें कैसे सॉल्व करना है क्वेश्चन को। हमें कुछ थ्योरी भी पढ़ना है क्या, तो इसमें हमें एज ऑफ नो थ्योरी कुछ पढ़ने की ज़रूरत उतनी नहीं होती है, क्योंकि इस चैप्टर से थ्योरी कुछ पूछा नहीं जाता। फिर भी हम उसका मीनिंग समझ लेंगे क्या होता है। तो फाइनेंशियल एनालिसिस का मीनिंग क्या होता है? तो फाइनेंशियल एनालिसिस जो होता है आपका क्या है? फाइनेंशियल एनालिसिस मीन्स प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ फाइनेंशियल डेटा। आप क्या करते हो? अरेंजमेंट करते हो किसका? फाइनेंशियल डेटा का। एंड मेथडोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ द डेटा, एंड उस डेटा का क्या करते हो? क्लासिफिकेशन करते हो। एंड ऑफ द गिवन इन द गिवन फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड रीग्रुप इनटू देयर डिस्टिंक्ट एंड डिफरेंट कंपोनेंट। मीन्स अगर आप बात करो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकालना है, तो आप जो ट्रेडिंग अकाउंट बनाओगे उसके एलिमेंट को एक साइड रखोगे, प्रॉफिट एंड लॉस के एलिमेंट को एक साइड रखोगे, राइट। तो ये था आपका कि आपका क्या होता है, डेटा एनालिसिस क्या होता है। ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, ये करने से क्या फ़ायदा है आपका। तो क्या हो ये करने से क्या फ़ायदा होगा? एग्जामिन द फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ द फर्म। मतलब फाइनेंशियल हेल्थ क्या है, मतलब आपकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। इवेलुएट द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द एंटरप्राइज। मीन्स आपका जो बिजनेस है किस पोजीशन पे चल रहा है, वो आपको जानने में मिलता है। फिर अंडरस्टैंड लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म। मतलब आप अगर लॉन्ग टर्म में क्या चीज़ें करोगे तो आपका बिजनेस ग्रोथ होगा, या शॉर्ट टर्म में क्या चीज़ें करने पे आपकी सॉल्वेंसी बनी रहेगी। मीन्स आपकी फॉर्म एक प्रॉपर पोजीशन पे, कांस्टेंट पोजीशन पे चलती रहेगी और मार्केट में सस्टेन कर सकती है। द टू स्टडी द डेट सर्विस कैपेसिटी ऑफ द फॉर्म। आप कितना लोन ले सकते हो और आप उस लोन के को पे करने के लिए आपकी कैपेबिलिटी कितनी है, आप ये पता कर सकते हो। नेक्स्ट आता है इम्पॉर्टेंस ऑफ एंड बेनिफिट ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। तो इससे किसको क्या फ़ायदा होने वाला है? तो सबसे पहले मैनेजमेंट है। इसमें अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट एच वेसल क्या बोलते हैं? तो द फाइनेंशियल एनालिसिस द मैनेजमेंट कैन मेजर द इफेक्टिव ऑफ इन इट्स ओन पॉलिसी। वो अपने खुद के पॉलिसी के बारे में पता कर सकता है। कैन डिटरमाइन द एबिलिटी ऑफ अडॉप्टिंग न्यू पॉलिसी। अगर कुछ चेंजेस करने हो तो वो उसको फाइनेंशियल एनालिसिस करके मालूम पड़ जाएगा। एंड कैन मेजर्स द रिजल्ट ऑफ द मैनेजमेंट एफर्ट्स। ठीक है। इन्वेस्टर्स के क्या काम से क्या फ़ायदा होगा, ये तो इंटरनली था। अब अगर हम बात करें एक्सटर्नली, तो इन्वेस्टर जो करेगा उसको क्या फ़ायदा होगा? तो इस एनालिसिस करने से क्या होगा? एबल टू नो द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ अर्न। आपकी कंपनी कितनी अर्न कर रही है, साउंडनेस ऑफ डिविडेंड, आप कितना डिविडेंड, आप पॉलिसी क्या है, आप कितना डिविडेंड पे कर रहे हो, ये इन्वेस्टर्स देख के आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करता है। इससे क्रेडिटर का फ़ायदा होगा। तो क्रेडिटर एबल टू नो द क्रेडिट पॉलिसी, मतलब आप उसका पेमेंट कितने दिनों में कर दे रहे हो। ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका फाइनेंशियल एनालिटिक्स एंड रिसर्च स्कॉलर्स। तो इसमें क्या होगा? आपको स्कॉलर्स का लुक थ्रू द फाइनेंशियल पॉलिसी और परसुएड बाय द मैनेजमेंट एंड ऑफर्ड कंस्ट्रक्टिंग द सजेशन। मतलब वो क्या करेगा? एक सजेशन देगा आपके एग्जिस्टिंग पॉलिसी के ऊपर। एनालिसिस क्या बोलता है? एनालिटिक्स मेक स्टडी टू द एक्सटेंट ऑफ द कंसेंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर। आपकी क्या बिजनेस की क्या पावर है इन मार्केट। ठीक है। उसके अकॉर्डिंग वो क्या करेगा? अपना एक ओपिनियन देगा
और इन्वेस्टमेंट का पैटर्न बताएगा। नेक्स्ट है आपका लेबर यूनियन। लेबर यूनियन क्या है आपका, अंडरस्टैंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर ये समझेगा, एंड देन उसके ऊपर आपको बारगेनिंग मतलब आपका एक वेजेस डिसाइड करेंगे कि फेयर वेजेस कितना देना चाहिए वर्कर को। नेक्स्ट आपका लेजिस्लेशन गेट ऑल्सो द इंफॉर्मेशन बट लाइसेंसिंग प्राइसिंग फिक्सिंग अदर लैंग रेगुलेशंस ये इसमें काम करते हैं। ठीक है, अब आता है लिमिटेशन ऑफ फाइनेंशियल इंटरप्रिटेशन, जो कि ये क्वेश्चन इररिलेवेंट है, एक पेपर में नहीं पूछ जाते हैं, तो आप इस क्वेश्चन पे उतना ध्यान नहीं दोगे तो भी चलेगा। तो हम आते हैं सीधा एग्जाम के मुद्दे की बात करते हैं। तो हालांकि ये जो डिफरेंस बिटवीन है ये भी कभी एग्जाम में पूछे गए नहीं है अभी तक, तो अगर आप छोड़ भी दोगे तो भी उतना कुछ नहीं जाता है, आपको उतना सोचने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट आता है, हाँ, इम्पॉर्टेंट आपको यहाँ से शुरू होता है जी, आपको जो फाइनेंशियल एनालिसिस के टूल्स है, आपको फाइनेंशियल एनालिसिस के टूल्स के बारे में समझना है। तो इसमें से आप ये चैप्टर स्किप कर ही नहीं सकते हो, क्योंकि देखो अगर आप इसमें से क्या पूछता है, कॉमन है तो कंपेरेटिव ये तो आता है, एक क्वेश्चन आपका कंपलसरी इसमें से आएगा। ट्रेंड का अभी कुछ अता पता नहीं है क्योंकि अभी पूछा नहीं है। रेशियो एनालिसिस आता है, कैश फ्लो या फंड फ्लो में से एक आता है। तो अगर बेसिकली ये 14 मार्क्स का वेटेज रखता है, बट अगर इन केस अगर ये तीनों क्वेश्चन आते हैं तो ये आपका 21 मार्क्स तक का वेटेज सीधा सीधा दिखता है। प्लस आपके अगर MCQ अगर कुछ आते हैं तो वो भी आपका MCQ यहाँ से रिपीट हो सकते हैं। मीन्स आपका ओवरऑल बात करो तो 25 मार्क्स के अराउंड ये वेटेज रखता है। अब बात करते हैं, हम आते हैं 3.1 में। ये तो हमने थियरी पार्ट देखा कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। ठीक है, अब देखते हैं अभी हमारा 3.1 है, इसमें क्या है, कंपेरेटिव कॉमन साइज एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड ट्रेड एनालिसिस। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं नेक्स्ट क्या है, बोला है आपका कंपेरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखते हैं। तो यहाँ पे बोला है द फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिकास्टेड फॉर कंपेयरिंग द ऑल द एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंडीशंस फ्रॉम द ईयर in absolute term as well as percentage of the recast statement or is a comparative statement। मीन्स आपको एक साल दिया रहेगा, वहाँ से उसको कंपेयर करना है। तो हम इसका अगर सम करें तो डायरेक्ट सम करने पे इसका एक फॉर्मूला दिया है कि परसेंटेज आपको कैसे शो करना है। तो इंक्रीज और डिक्रीज इन अमाउंट, मतलब अगर मैं बात करूँ तो प्रीवियस ईयर कितना था, करंट ईयर कितना हुआ, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा आप उसको प्रीवियस ईयर के बेस मान के डिवाइड कर दोगे, तो वो जो अभी आपका परसेंटेज होगा वो नेट इंक्रीज और डिक्रीज होगा। अब इसमें सॉल्व करते टाइम क्या, कीपिंग इन माइंड दैट द प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर्स फॉलोड बाय द इन द कलेक्शन प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा शुड मटेरियलिटी डिफर ओवर द पीरियड। मतलब ईयर चेंज होगा तो आपका और अमाउंट्स भी चेंज होते रहेंगे। ठीक है, तो देखिए देखते हैं यहाँ पे क्या है। अब सीधा एक हम सम करके समझेंगे कैसे होता है। तो आप अगर यहाँ पे सम देख रहे हो तो ये आपको यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया है, इनकम स्टेटमेंट दिया है। हालांकि इनका आपको कॉमन एंड कंपेरेटिव इनकम स्टेटमेंट का ही एग्जाम में पूछते हैं, रेयरली बैलेंस शीट से पूछते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बोला है कॉमन साइज। मैं इसका एक बताता हूँ कि आपको याद कैसे रखना है कि किस में क्या करना है। तो कॉमन साइज की बात आ गई। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो क्या दिया, आपको इनकम स्टेटमेंट दे दिया है। हालांकि ये क्वेश्चन दिसंबर 24 में ये क्वेश्चन सेम एज इट इज़ पूछा गया था, नो चेंज। और मैं बात बताऊँ तो आपको जून 24 में भी क्वेश्चन देखने मिला था, हालांकि ये कुछ अमाउंट्स मिसिंग थे, मीन्स आपको ये डायरेक्ट अमाउंट दिया हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, इसमें हम क्वेश्चन देख लेते हैं। आपको दिया है 2021, मतलब ये आपका करंट ईयर हो गया, और ये आपका ये आपका करंट ईयर है 2022-21 आपका प्रीवियस ईयर है। इसमें आपका सेल दिया है, तो पहले सेल था 10,50,000, अब सेल होगा 13,50,000, मतलब आपका कुछ 3 लाख से बड़ा है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 5,70,000 था, अभी 6,45 हुआ। 480 था ग्रॉस प्रॉफिट, और यहाँ पे 7,05,000। तो आपको ऐसा इनकम स्टेटमेंट दिया है। ठीक है, अब आते हैं कि हमें सॉल्व कैसे करना है। तो कॉमन साइज स्टेटमेंट जो होता है, आपको सबसे पहले क्या निकालने बोला था उसने, डिफरेंस। मतलब अभी अगर बात करो तो इसमें मालूम है क्या होता है, कॉमन साइज में आपको एक सेल आपका जो होता है एक बेस। जब हम बात करेंगे ना कॉमन साइज की, तो इसमें याद रखना कॉमन साइज में क्या होता है, कॉमन साइज में आपका अपना अपना होता है। ठीक है, अपना अपना होगा, मीन्स
खुद का सेल खुद के सेल, ठीक है। खुद का सेल किससे करेगा, खुद के सेल से, मतलब अभी देखो आपका ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, ग्रॉस सेल, ग्रॉस सेल, तो ग्रॉस सेल कितना है, ऊपर आ जाओ, ये देखो 10 लाख से 10,50,000, तो ग्रॉस सेल कितना लिखो, 10,50,000 डिवाइड बाई 10,50,000, तो आपका कितना आ जाएगा, 100% आएगा, राइट। तो देखो यहाँ पे कितना है, 100% है। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या बोला है, तो अब आप क्या करोगे, 5,70,000 करोगे, 5,70,000 डिवाइड बाई, आप सेल से ही करोगे 10,50,000, तो आपका क्या, आपका आ जाएगा यहाँ पे 54 पॉइंट। तो देखो, तो सब में आपको क्या करना है, जो भी दिया है ना, इन केस ऑफ कॉमन साइज क्या करोगे, कॉमन साइज मतलब वो खुद का देखेगा, खुद का खुद के सेल के साथ डिवाइड करने का, जो भी है देखो, सेल अपॉन सेल करने का, COGS अपॉन सेल करने का, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है तो ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन सेल करने का, फिर अदर एक्सपेंसेस अपॉन सेल करने का, मतलब आप एक बेस मान लोगे और उसी साल के उसी सेल से आप क्या करोगे, डिवाइड करोगे। तो अब इस निकालने का आप इंटरप्रिटेशन कैसे दोगे, तो इंटरप्रिटेशन देने के लिए देखो, अभी हर एक चीज़ एक दूसरे से लिंक होता है, अगर मैं बताऊँ तो देखो, अगर नेट सेल डिक्रीज होता है तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट डिक्रीज होगा, अगर वेरिएबल कॉस्ट एंड मतलब COGS इंक्रीज होगा तो आपका कॉस्ट GP डिक्रीज हो जाएगा, अगर COGS डिक्रीज होगा तो आपका GP बढ़ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपको माइंड में रखनी है और इंटरप्रिटेशन उसी बेस पे देना है। तो आप इंटरप्रिटेशन किस कैसे दोगी वो देखते हैं। तो सबसे पहले है PBT। देखो फर्स्ट इंटरप्रिटेशन उसने क्या दिया है, मैं इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ, ओके ओके, ठीक है। तो मैं दिखाता हूँ आपको, तो द PBT मतलब प्रॉफिट बिफोर टैक्स टू नेट सेल्स हैज़ बीन इंक्रीज फ्रॉम 25.7% फॉर द ईयर 2020-21 एंड टू कितना बढ़ चुका है, पहले था आपका 25.7, अब कितना इंक्रीज हो चुका है, 32.4% इन द ईयर 21-22, ठीक है, मतलब नेक्स्ट ईयर में। इट इंडिकेट्स द प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द कंपनी हैज़ इम्प्रूव ड्यूरिंग द स्टडी पीरियड, मतलब जब भी हम जिस साल का निकाल रहे हैं उस साल में क्या हुआ है, आपका प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी क्या हुआ, इंक्रीज हो गया है। दिस इम्प्रूवमेंट the profitability of the company has been mainly due to sufficient reduction of the cost of goods sold in the company, ठीक है। it may occur due to fall down the inputs market or other occur maintenance improvement efficiency of the company, other operating expenses has higher, मतलब 21-22 में हायर था और थोड़ा कम हो गया है। तो आप देखो कैसे निकालोगे, अब देख डिवाइड बाई सेल करने का, तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अपना ट्रेंड। दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो अ कॉमन साइज कंपेरेटिव स्टेटमेंट। तो कॉमन साइज है तो आपको सेम वैसे ही करना है, आपको जो भी सेल से आप क्या करोगे, COGS अपॉन सेल कर दोगे, राइट, COGS अपॉन सेल, लेबर कॉस्ट अपॉन सेल, कन्वर्टर कॉस्ट अपॉन सेल, तो आपको एक रेशियो मिल जाएगा, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपना इंटरप्रिटेशन दे सकते हो। देखो यहाँ पे लिखा है COGS अपॉन सेल करने का, लेबर कॉस्ट अपॉन सेल, कन्वर्टर कॉस्ट अपॉन सेल, मैन्युफैक्चर अपॉन सेल, तो ये सारे यहाँ पे दिए हुए हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, देखो इसमें ही है आपका कॉमन साइज में बैलेंस शीट पूछा है, तो आपको बैलेंस शीट का वैसे ही निकालना होगा, आप टोटल असेट्स और टोटल लायबिलिटी के साथ डिवीजन कर दोगे, बाकी कुछ नहीं, एज इट इज़ है, ठीक है। तो जब आप निकालोगे लायबिलिटी का तो आप क्या करोगे, टोटल लायबिलिटी से डिवाइड करोगे, आप निकालोगे असेट साइड का तो क्या करोगे, आप टोटल असेट से डिवाइड कर दोगे और उसके अकॉर्डिंग ही अपना इंटरप्रिटेशन वैसे ही दे दोगे, राइट। अब नेक्स्ट आते हैं हम कंपेरेटिव इनकम स्टेटमेंट। तो कंपेरेटिव जो होता है इनकम स्टेटमेंट आपका कैसे होता है, तो कंपेरेटिव में देखो क्या करोगे आप, कंपेरेटिव में मैंने आपको जैसे बताया A-B करके, मतलब करंट ईयर लेस प्रीवियस ईयर करोगे, जो भी डिफरेंस आएगा डिफरेंस को आप प्रीवियस ईयर से डिवाइड करके क्या करोगे करोगे तो आ जाएगा, इंटू 100 करने से आपका परसेंटेज आ जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं कंपेरेटिव इनकम स्टेटमेंट। तो कंपेरेटिव में यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 2 साल का डेटा दिए हुए हैं, ठीक है, 2 साल का डेटा दिया है, तो आपको यहाँ पे COG नेट सेल दिया है, COGS दिया है, सेम वैसे आपको 2 साल का डेटा दिए हुए हैं। तो चलिए देखते हैं इसका सोल्यूशन कैसे करना है। तो सबसे पहले आप अपना इनकम स्टेटमेंट एज इट इज़ लिख डालोगे, ठीक है। तो आपने अपना क्या लिखा, अपना इनकम स्टेटमेंट यहाँ पे लिख दिया। फिर आता है आप क्या करोगे, नेट सेल लेट COGS अपना ऑल लिखोगे। अब जैसे क्वेश्चन में डेटा दिया हुआ है एज इट इज़ ए क्वेश्चन का डेटा लिखो,
ठीक है। अगर आपको इनकम स्टेटमेंट नहीं दिया हुआ है, क्वेश्चन अलग अलग दिया है, तो आपको ऐसा ग्रॉस प्रॉफिट, फिर आपको यहाँ पे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस करके ऑपरेटिंग प्रॉफिट दिखाना पड़ेगा, देन अदर इनकम, ऐसा आपको चीज़ें दिखानी पड़ेंगी। तो आपको ये करना कैसे है, तो देखो आपको कैसे करना है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इन दोनों का डिफरेंस निकालोगे, मतलब करंट ईयर लेस करोगे बेस ईयर, तो आपको आ जाएगा डिफरेंस, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव होगा। ठीक है। ये आने के बाद क्या करोगे आप, जो भी ये आपका आया, जो भी डिफरेंस आएगा पॉजिटिव एंड नेगेटिव, आप इसको बेस ईयर से डिवाइड कर दो। हर एक में आपको ऐसे ही करना है। तो देखो यहाँ पे नीचे भी उन्होंने दिया भी है, जो भी डिफरेंस 20,400 आया, आपको उसने प्रीवियस ईयर के बेस ईयर से करके इंटू 100 कर दिया, तो आपका 12% आया। मतलब इस साल में 12% क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है। क्या, COGS, मतलब नेट सेल आपका कितना हुआ है, 12% से क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है। तो इस तरह से आपको हर एक साल का करना है, साल का नहीं, हर एक एक्सपेंसेस का ऐसे हर एक पर्टिकुलर का मिल जाएगा वहाँ पे परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज। हालांकि हम जब कॉमन साइज कर रहे थे तो कॉमन साइज में सबके सेल से डिवाइड कर रहे थे, और जब हम ये कर रहे हैं तो यहाँ पे हम बेस ईयर से डिवाइड कर रहे हैं। बाकी कोई डिफरेंस, यही मेन डिफरेंस है, बाकी सारे फॉर्मेट एज इट इज़ है। ठीक है। और नेक्स्ट देखते हैं। अब इसका इंटरप्रिटेशन आपको वैसे ही लिखना है जैसे आपने प्रीवियस में लिखा था, आपको ऐसे ही असेट्स एंड लायबिलिटीज़ के भी करने हैं। तो इस तरह से आपका ये जो है कॉमन साइज में आपका कॉमन साइज एंड कंपैरेटिव एनालिसिस ऐसे ही ख़त्म हो जाता है। एक देख लेते हैं, एक सम दिया है अपना ट्रेंड एनालिसिस का। तो ट्रेंड एनालिसिस में कैसे करना होता है, तो ये भी आपका सेम देखो, ऐसे एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ का जो भी डिफरेंस है, इसमें आपको करना है सिंपली करंट ईयर माइनस करना है, करंट ईयर माइनस बेस ईयर, ये आएगा। इस डिफरेंस को बेस ईयर से डिवाइड कर दोगे, इतना आ जाएगा आपका आंसर। चलो करके देखते हैं एक। ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कितना है, ये मैं ले लेता हूँ, लैंड एंड बिल्डिंग की बात करता हूँ। तो 50 कितना 34,000। ठीक है। कितना 34,000, तो 34,000 लेस करेगा कितना 54,000। तो आपका अगर 20,000 नेगेटिव, तो देखो लैंड एंड बिल्डिंग में नेगेटिव 20,000 आया है, लैंड एंड बिल्डिंग की जगह 20,000 आया है। डिवाइड करेंगे बेस आपका कितना है, तो बेस आपका कितना है, तो डिवाइड कर देंगे बेस कितना है 54,000 इंटू करेंगे 100, 37.7, तो 37% है यहाँ पे। तो आपको वही करना है, इसमें बाकी कुछ नहीं है, बाकी सब एज इट इज़ आपको वर्किंग करना है। और आप क्वेश्चन में अपना इंटरप्रिटेशन लिखना मत छोड़िएगा। ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं ट्रेंड एनालिसिस की। तो ट्रेंड एनालिसिस जो है आपका, ये करते कैसे है, तो ट्रेंड एनालिसिस कुछ नहीं है, बस आप अगर बात करें कॉमन एंड कंपैरेटिव का मिक्सचर है। कैसे, तो चलिए देखते हैं। आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर ट्रेंड एनालिसिस का, ट्रेंड रेशियो का। तो आप क्या करोगे, इसमें आप इसको मान लो बेस ईयर। अभी देखो कॉमन साइज में 2 था, सॉरी कॉमन कंपैरेटिव में आपका 2 था, 2 साल का। अब करना वैसे ही है, क्या करोगे, इन दोनों का डिफरेंस, और आपका बेस हमेशा क्या रहेगा, बेस का मतलब जो सबसे पहले साल है ना 19 है, तो आपका ये क्या हो जाएगा, बेस बन जाएगा, बेस ईयर हो जाएगा। इसमें से आपको देखो 20 माइनस क्या करोगे 19, 21 माइनस क्या करोगे 20, 19, ऐसा। तो आप करने के बाद मतलब आप सबको 19 में से ही लेस कर रहे हो। ठीक है। तो जो भी आपका डिफरेंस आएगा, तो देखो इसने क्या किया, 19 20 18 19, पहले इसने क्या किया 19 18 19 को इसने लिया, सबको माना 100, 100 मतलब क्या हो गया, इसने खुद को खुद से डिवाइड किया। 2 लाख डिवाइड बाई 2 लाख, 1.5 लाख डिवाइड बाई 2 लाख, 1.5 लाख डिवाइड बाई 1.5 लाख, 5 लाख डिवाइड बाई 5 लाख, 8 लाख डिवाइड बाई 8 लाख। इसने खुद के से डिवाइड किया तो 100 होगा। अब जब हम बात करेंगे 19-20 की, मतलब सेकेंड ईयर की, हम जब इसकी बात कर रहे हैं 19-20 की, तो क्या हो जाएगा देखो 18-19 कितना है 2,50,000, और 19-20 कितना है 2 लाख। तो ये सिंपली करना, इंटू 100 कर दो। आपको इसमें डिफरेंस निकालने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। क्या करोगे आप सिंपली, वेट, हाँ, आप क्या करोगे सिंपली इसमें 2 लाख, देखो 2 लाख डिवाइड बाई 2 लाख, ये आपका कितना हो जाएगा 2 लाख डिवाइड बाई 2 लाख, सिंपली सो। मतलब आपको क्या करना है, कुछ ज़्यादा कुछ नहीं करना है, जो भी आपको ये साल दिया है ये लो,
बेस से डिवाइड कर दो, इंटू 100 कर दो। देखो यहाँ पे वही बोला है कि बेस तुमको जो फर्स्ट ईयर में दिया रहेगा बेस वही रहेगा, तो कहो तो हर जगह पे वही आपका आया रहेगा। ठीक है, 17 18 17 18, देखो 17 18 है ना, ये आपका फर्स्ट कितना है, 17 18 है, तो आप उससे क्या करोगे, डिवाइड कर दोगे, तो आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। फिर आपकी बात करते हैं 1.5 लाख डिवाइड बाई 1.5 लाख। देखो तो पहला 100, दूसरा 100, फिर 2 लाख डिवाइड बाई 1.5 लाख करोगे तो 133 आएगा। फिर 125 लाख डिवाइड बाई 1.5 लाख करोगे तो देखो हर एक केस में आपका एक्चुअली यहाँ पे आपका 18 19 होना चाहिए था, ये जो है 18 19 होना चाहिए था, इन्होंने मिस प्रिंट किया है, रॉन्ग प्रिंट किया हुआ है, तो आपका कितना होगा, 18 19 होगा। ये दोनों, ये तीनों 18 19 होगा, और तीनों में क्या आएगा आपका, ये वाले अमाउंट सब जगह आएंगे। ठीक है, तो ये था आपका ट्रेंड एनालिसिस, जो कि बहुत ही रेयरली अभी तक एग्जाम में पूछा नहीं है, तो मे भी पूछ सकता है। इसका इंटरप्रिटेशन कैसे लिखना है, तो आपको तो साल से कंपेयर करना है, तो क्या बोलता है यहाँ पर देख लेते हैं एक बार। बोलता है द रिडक्शन इन कॉस्ट ऑफ सेल इन द ईयर 21-22 मेनली ड्यू टू रिडक्शन इन कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। तो आपको इसमें इंटरप्रिटेशन करना है, पहले 100 था, 125 100 90 हो गया, फिर इसके वजह से लेबर कॉस्ट इतना था, फिर ये जाकर डिक्रीज़ हो गया, तो कैसे कैसे डिक्रीज़ हो रहा है आपको उसके अकॉर्डिंगली ये सारी चीज़ें करनी है। तो फिर बोलता है मटेरियल कंज्यूम एक्सेप्ट देयर इज अ फ्लक्चुएशन ट्रेंड इन ऑल द आइटम डिस्क्लोज इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ड्यूरिंग द स्टडी पीरियड, सो नो डिफाइंड कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन ऑफ द एनालिसिस। क्योंकि इतने साल का डेटा है, कभी इंक्रीज हो रहा है, कभी डिक्रीज हो रहा है, कभी दूसरा इंक्रीज, कभी तीसरा डिक्रीज हो रहा है, तो हम इंटरप्रिटेशन इस बेस पे नहीं दे सकते। तो ट्रेंड एनालिसिस में इंटरप्रिटेशन देना बहुत ही मुश्किल है। अगर हम किसी एक चीज़ की बात करें तो हम इंटरप्रिटेशन निकाल सकते हैं, बट अगर हम दो चीज़ें और ओवरऑल बात करें तो हम इंटरप्रिटेशन नहीं दे सकते हैं। तो ये था हमारा कॉमन सेंस कंपैरेटिव साइज एंड ट्रेंड एनालिसिस। तो इस तरह से हमारा ये वीडियो होता है, ख़त्म होता है, और होप सो आपको ये तीनों चीज़ें कंसेप्ट क्लियर हो देंगी। हम नेक्स्ट वीडियो में इसके फर्दर पार्ट्स भी करेंगे। तो होप सो ये चैप्टर आप स्किप एग्जाम में बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि इसमें से एक क्वेश्चन ज़रूर आता ही आता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, बाय बाय।